एक सवाल पूछेंगे, अगर सही बता दोगे बिठा देंगे। करंट और वोल्टेज में इस सर्किट में कौन आगे रहता है कौन पीछे रहता है? कौन आगे रहता है पहले ये बताओ। जी यहाँ भी प्रूविंग करने के लिए नहीं आता है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि हाउ यू विल एम्फेसाइज ऑन एसी अप्लायंस टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव सर्किट। एसी वोल्टेज या एसी अप्लाइड टू एन इंडक्टर। यहां हमने आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल कर बताया था। एक्सएल इक्वल्स ओमेगा एल। ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, एल है इंडक्टेंस। यहाँ देखिए कल ये निकाल के बताए थे और उसके बाद एक पॉइंट और बताए थे। एक सवाल पूछेंगे, अगर सही बता दोगे बिठा देंगे। करंट और वोल्टेज में इस सर्किट में कौन आगे रहता है कौन पीछे रहता है? कौन आगे रहता है पहले ये बताओ। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर ओमेगा एल। एसआई यूनिट इसकी आएगी रेजिस्टेंस। मैंने कल आपको बताया था कि जितना भी इसके अंदर ये एक बड़ा रूप है किसका, रजिस्टर का है। जैसे रजिस्टर होता है तो रजिस्टर वाला पहले पढ़ लिया आपने, एसआई यूनिट उसका ओम होता है। अब छोटा ट्रांसफॉर्मेशन रजिस्टर है, लेकिन हर जगह रेजिस्टिव सर्किट नहीं होती है। समझ में आ रही बात ना? हर जगह रेजिस्टिव सर्किट नहीं होती। इधर देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पावर फैक्टर क्या होगा, तो 0 होगा हर जगह। तो वही चीज यहाँ भी प्रूविंग करने के लिए नहीं आता है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि हाउ यू विल एम्फेसाइज ऑन एसी अप्लायंस टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव सर्किट। तो अब आगे बात आएगी, क्वेश्चन में पूछ सकता है 1 नंबर में कि फॉर द प्योरली इंडक्टिव सर्किट व्हाट इज द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का फार्मूला भी जब निकालेंगे आप, तो पावर फैक्टर फार्मूला आता है V इंटू आई इंटू कॉस 5। तो कॉस 5 में ये हमेशा V परपेंडिकुलर होता है I के, इसी वजह से कॉस 5 जो है वो 0 होता है, जिसकी वजह से पावर जो सेग्रीगेट होती है वो 0 हो जाती है। समझ में आ गई बात ना? तो यह परपेंडिकुलर होता है, फेजर डायग्राम से परपेंडिकुलर होता है। किसी भी चीज का फेजर डायग्राम बनाओगे तभी परपेंडिकुलर आएगा। बना के देख लेना, बुक में दिया हुआ है। मैंने आपसे बोला था वेक्टर ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। ये सब 1-1 नंबर वाले सवाल है, आंसर है, क्वेश्चन भी है और आंसर भी है यहीं पे कि व्हाट विल बी द पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर। इज 0। देखिए मैंने आपको बताया है कि बोर्ड वाले क्वेश्चंस लगाइए और अपनी औकात का पता कीजिए। 10 सवाल है, 10 के 8 लगा ले रहे हो तो ठीक चल रहे हो, थोड़ा सा और बूस्ट अप करने की जरूरत है। और 10 में तुम 4 लगा पा रहे हो तो इसका मतलब लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ प्रिपरेशन। और धीरे धीरे बढ़े देख लीजिए। एसी सप्लाइड टू अ कैपेसिटर। अब सवाल ये आ गया, पढ़ रहे हैं आप, कैपेसिटर नहीं पता है और पढ़ रहे हैं उसी का एप्लीकेशन है एसी के अंदर, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। इंटरलिंकिंग इसी को बोलते हैं। कैपेसिटर है तो कैपेसिटर क्यों होता है, उसका यूज़ क्या है, और कैपेसिटर के अंदर एसी सप्लाई होगा तो व्हाट विल बी द चेंज, ये ध्यान रखना है। तो देखिए जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको हर समय एकदम बेसिक से बताऊंगा। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। कैपेसिटर का डायग्राम ये है। तो अगर पूछे आपसे कोई व्हाट इज कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज अ चार्ज होल्डिंग डिवाइस। चार्ज होल्डिंग डिवाइस कैपेसिटर, चार्ज होल्डिंग डिवाइस या कंडक्टर या इंसुलेटर कुछ भी बोल सकते हैं। तो डिवाइस मान लेते हैं छोटा सा। अब 2 बातें होंगी।
इसमें जो केस पैदा होता है, जो जनरेट होता है, चार्ज होल्डिंग डिवाइस है, मतलब क्या है, एसी है, सप्लाई कर रहा है, करंट आई आया यहाँ, अब इसने चार्ज होल्ड कर लिया, सपोज चार्ज क्यू इज होल्डेड हेयर, अब चार्ज क्यू यहाँ होल्ड हो गया है, लेकिन ये एसी है, दोनों चीज हैं, एसी में भी लगता है, डीसी में भी लगता है। डीसी वाले में क्या होता है, डीसी वाले के अंदर ये फुली चार्ज हो जाएगा तो इसको बाहर निकाल देंगे और वहां से एनर्जी डिसिपेशन होता है। बाहर निकालने का मतलब है इन्वर्टर से लगाए हुए हैं, पंखा चला रहे हैं और वो चालू हो जाएगा, उसका जो कैपेसिटर लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर। तो अब कंडेंसर चार्ज हो गया एक बार, फिर बटन दबा देंगे, जब पंखा बंद हो जाएगा तो उसके अंदर डिस्चार्जिंग फेनोमेनन होता है, वापस हो जाएगा। तो अब कभी कभी थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन सोच के बोलता है कि इन सप्लायंस ऑफ एसी और व्हेन एसी इज सप्लाइड टू द कैपेसिटर देन व्हाट हैपेंस, डज द साइमल्टेनियस फेनोमेनन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस। हिंदी में सुन लीजिए, बोलता है कि जब एसी लगाया जाता है, एसी कनेक्ट किया जाता है, फ्लो कराया जाता है कैपेसिटर के क्रॉस, तो एक साथ ही चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है। उसका आंसर है यस, एक साथ होता है। और उसका कारण समझ लीजिए कि एक साथ क्यों होता है। एसी है, फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइमल्टेनियसली होगी। ऐसा डीसी में नहीं होगा। ऐसा डीसी में इसलिए नहीं होगा क्योंकि डीसी करंट इज अ डायरेक्ट करंट, सब कुछ पहले वाली क्लास से लिंक है। और इसी क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा के 2 नंबर में एक्सप्लेन कर देता है, लास्ट में ले देता है एक्सप्लेन क्वेश्चन मार्क। दूंगा, भेजूंगा तो आपके आंख के आगे आएगा, देखेंगे कैपेसिटर के अंदर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि when AC is supplied to capacitor, does there is possibility of simultaneous charging and discharging? Explain या how, ऐसे ही आएगा। तो साइमल्टेनियसली क्यों होता है, तो आप लिखेंगे नीचे सिंस AC, सुन लीजिए बाद में लिख लीजिएगा, समझ लो, सुन लो, सब कॉपिया में लिख लोगे तो फिर दिमाग में का लिखोगे। ध्यान से सुनिए, एक लाइन का आंसर है जो पहली क्लास में बताया था, इतना इलैबोरेट किया था मैंने डीसी का और एसी का, कि डीसी इज अ डायरेक्ट करंट। अगर 5 एम्पीयर सप्लाई हो रहा है तो वो 5 से नहीं घटेगा ना, 5 से बढ़ेगा, until and unless its battery dies or the chemical which generates the electricity that is vanished। जब तक वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा तब तक वो उतना ही एम्पीयर करंट देगा। और एसी के अंदर क्या है, एसी के अंदर फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कभी अप एंड कभी डाउन, कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल, कभी नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में 5 एम्पीयर हो गया, हो सकता है नेगेटिव हाफ साइकिल में 4.5 एम्पीयर हो जाए। इसी वजह से यहाँ पे एक बार चार्जिंग हो गया, एक बार डिस्चार्जिंग। यहाँ पे कम ज्यादा हो रहा है ना, अब सीधा रिलेट कर सकते हैं, जैसे कोई इंसान है उसको 20 किलोमीटर दौड़ना है, तो हो सकता है कि शुरुआत में वो तेज दौड़े लेकिन बीच में धीरे हो जाए, या शुरू में तेज धीरे दौड़े बीच में तेज हो जाए। पॉसिबिलिटी है ना। इट इज इम्पॉसिबल टू रन एट द सेम स्पीड। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। यू कैन टेक एनी ऑफ द एग्जांपल ऑफ ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ओशन ओलंपिक, ठीक है ना, विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक, किसी भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए। क्योंकि सांस लेगा वो, 1 किलोमीटर की बात नहीं है, 100 मीटर के अंदर मान सकता हूँ, जो स्पीड इधर है वही स्पीड उधर भी रहेगी। 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, लॉन्ग रेस की जितनी है। और ये जो है ये लॉन्ग रेस वाला है, क्योंकि एसी कहाँ से आ रहा है, हमारे घर से थोड़ी आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। जब बहुत दूर से आएगा तो व्हाट विल हैपन, मूव करेगा, ठीक है ना। क्या मूव करेगा, जो इसके अंदर चार्जिंग फिनोमेनन है, चार्ज मूव करेगा। एक बार चार्ज हो जाएगा, इधर से कनेक्टेड है, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। अब यहीं पे एक और एप्लीकेशन बता देता हूँ, दमदार, मजा आ जाएगा आपको। मजा नहीं आएगा तो पैसा वापस, सीरियसली पैसा वापस। चार्जिंग डिस्चार्जिंग देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डज एसी सप्लाइड टू अ वोल्टेज एक्ट्स एज अ स्विच। स्विच के जैसे कैसे काम करता है, स्विच का काम क्या है, ऑन एंड ऑफ।
बटन दबाए ऑन, बटन दबाए ऑफ। ये कैसे काम करता है? स्विच के जैसा काम करता है। ये पेपर में आया हुआ है, आगे पढ़ेंगे, दिया होगा ठीक, नहीं जान लीजिए। ये एप्लीकेशन है इसी का, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशन एंड एप्लीकेशन। इसमें और 2-3 चीज़ें आपको बताएंगे, इसी में यही टॉपिकों हम बताएंगे जो सब पेपर में आई हुई है। और पेपर में आए चाहे ना, तुमको पता होना चाहिए, बस यही धैर्य रखो, ठीक ना। कैसे ये काम करता है? क्वेश्चन लिख लीजिए और ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। इफ यू विल गेट द आंसर देन शेयर विद मी, अदरवाइज आई विल टेल यू द आंसर। मैं आपको आंसर दूंगा, बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, लेकिन पहले आप दिमाग की मगजमारी कर लीजिए कि जो मैं कहता हूँ वो सच है कि मुझे ही कभी चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लिखिए, हाउ डज द कैपेसिटर कनेक्टेड इन AC acts as a switch? How does the capacitor connected in AC acts as a switch? 3 नंबर में लिख लीजिए, 3 नंबर में है, मतलब आपको 80 शब्द 100 शब्द लिखना है उस पर। और इसी में जब 80-100 लिख लेंगे तो 1 नंबर वाला भी लिख लेंगे, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, बस, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, अब इसमें देखिए ध्यान से, जो कहता है AC सप्लाई टू अ कैपेसिटर, तो मैं अंग्रेजी नहीं लिखा रहा हूँ कि इट इज कनेक्टेड विद AC सोर्स, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, चार्ज विच रिसाइड्स ऑन इट्स प्लेट इज प्लस Q माइनस Q, ठीक है ना। चार्ज जो इसके रिसाइड करता है प्लेट पर, वो मान लेते हैं Q चार्ज है, या स्मॉल चार्ज DQ मान लेते हैं, Q बहुत बड़ी क्वांटिटी है, DQ चार्ज थोड़ा सा मान लेते हैं, इस पे रहता है प्लेट पर। यस, यू टेल मी, प्लेट के ऊपर चार्ज होगा नीचे चार्ज होगा? प्लेट तो दोनों है, प्लेट के ऊपर होगा नीचे? एक कैपेसिटर C है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q बराबर CV होता है, V फॉर वोल्टेज अप्लाइड। अब V इक्वल्स Q अपॉन C आएगा, किरचॉफ का रूल लगा के निकालेंगे। यहाँ क्या है? EMF E है, समटाइम्स इट इज रिप्लेस्ड बाई I, तो कंफ्यूज नहीं होना है। I किसके अंदर? रेजिस्टर के अंदर, और E किसके अंदर? इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर। V इक्वल्स Q अपॉन C। देखिए, अब पीछे निकाले थे, V इक्वल्स VM साइन ओमेगा T इक्वल्स Q बाई C। आगे जो है आपको ये पता है कि सिंस करंट I इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज dQ बाई dt, अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू निकालेंगे अगर आप इस जगह से, तो Q इक्वल्स कितना आ जाएगा? VMC इंटू साइन ओमेगा T, ये नंबर 1 मान लीजिए, इसको नंबर 2 मान लीजिए, तो पुट 1 इन 2, देयरफॉर I इक्वल्स कितना हो जाएगा? D बाई dt, डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे, कितना हो जाएगा? VMC इंटू साइन ओमेगा T D बाई dt, VM साइन ओमेगा T, VMC कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लिया जाएगा, D बाई dt ऑफ साइन ओमेगा T का ओमेगा बाहर निकल गया था। ये ऐसे है कि साइन 2t है तो 2 बाहर आ जाता है, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा इंटू साइन की जगह क्या आ जाएगा? कॉस ओमेगा T। ये I की वैल्यू निकल के आई है। I मीन्स करंट इन द कैपेसिटिव सर्किट,
Now look here, the same relation which I established yesterday, the same formula, cos pi by 2 plus theta what equals 90 plus theta sin theta, या sin 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई 2, ये माइनस साइन हो जाएगा। ये वो दूसरा वाला देखिए, आप इसको हटा दीजिए क्योंकि कॉस प्लस माइनस बदल जाता है, चेंज नहीं होता है। बदल जाता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बदल जाता है लेकिन मतलब वैल्यू नहीं चेंज होती है 180 में और 360 में, है ना, वो तो आपको पता होगा ना। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा। साइन 90 माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा। अब आप मान लीजिए आपको चाहिए कितना, ओमेगा टी। तो अगर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, ये किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा के बराबर आएगा। क्यों कॉस थीटा के बराबर आएगा, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा है, ओमेगा टी। यहाँ देखिए मैंने क्या किया था, माइनस थीटा माइनस साइन किया था ना, और पीछे वाला याद करिए, एक माइनस में होता है, दूसरा वाला किस में हो जाता है, प्लस में हो जाएगा। तो अब कॉस ओमेगा टी की जगह आप लोग पुट कर सकते हैं ये ना, थीटा की जगह यहाँ क्या है, ओमेगा टी है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो वी एम सी डॉट ओमेगा इंटू कॉस की जगह साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और यहाँ क्या आया है, करंट। पीछे वाले सर्किट इंडक्टिव में क्या वोल्टेज आ गया था, यहाँ कौन आ गया है, करंट। तो आई इज पाई बाई 2 प्रेसीडिंग, लिखा दूंगा अभी लास्ट में, ठीक है ना। यहाँ तक नोट करिए, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग करंट। जो फॉर्मूला है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसके आगे जो निकल के आया है वही लिख लीजिए आप, आई एम इक्वल्स ओमेगा सी वी एम। कांस्टेंट क्वांटिटी है, यही क्या है, एम्पलीट्यूड। कैसे एम्पलीट्यूड आया, अब मैं आपको बता देता हूँ एकदम डिटेल में। देखिए जब आप कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो ए क्लास 11th वाला, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते हैं ना, ए फॉर एम्पलीट्यूड। अब यहाँ देखिए इसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो आई एम इक्वल्स टू कितना आता था, ओमेगा सी वी एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 आया है ना, नहीं आया है, कंपेयर कराइए। ए की जगह ये वाला है, साइन की जगह साइन है, फाई की जगह ये एंगल है, और ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी है। इंटरलिंकिंग, ठीक ना। ओमेगा एम्पलीट्यूड भी है सर, ओमेगा सी वी एम कैसे आ गया, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये पूरा है ना, साइन के बगल में जितना होगा वो सब लिया जाएगा, अलग से थोड़ी कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी है यहाँ सब ली जाएगी, जितनी क्वांटिटी होगी, यहाँ 20 क्वांटिटी होती है 20 ली जाती, क्योंकि कंपैरिजन स्टैंडर्ड इक्वेशन से करा रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपकी, वी आर कंपेयरिंग दिस विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। इज इट ओके? नेक्स्ट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स सी 1/ओमेगा सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इक्वल्स 1/ओमेगा सी। एसआई यूनिट सेम, कितना, ओमेगा ओम, ओके। एक फार्मूला और लिया जाता है, आई एम इक्वल्स टू वी एम अपॉन एक्स सी। मैं आपको कल इसका ब्रह्मास्त्र दूंगा, पूरे चैप्टर का निचोड़, फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। आरंभ है उसका प्रचंड, उसको जिसको याद है न्यूमेरिकल में कतई फंस नहीं सकता, पूरा श्योरिटी, बस हरते एनसीईआरटी की प्रैक्टिस किए रहे याद करके। 2 पेज है मेरे पास रखा हुआ है घर पे,
हरदम देते हैं बच्चों को। कल लाएंगे फोटो कॉपी करा लीजिएगा, ठीक ना। घर पे जाके उसको 5 बार बनाना है, उस दिन का होमवर्क वही रहेगा, चाहे देख के चाहे बिना देख के 5 बार मैं पेज गिनूंगा, ठीक। फॉर्मूला क्या करूँ? जी सर, फार्मूला ही है वो, सब एक साथ तगड़ा। जैसे एल वाले में यहाँ करंट कितना होगा, एल है, सी है, आर है अलग, फिर अगला है एल सी आर, फिर अगला है आर सी, एल है पूरा। तो अब ये टेबल बनी हुई है ऐसे, उसमें करंट इसमें कितना है, वोल्टेज फिर कितना है, फिर पावर फैक्टर कॉस फाई कितना है, फिर उसके बाद एक्सएल एक्ससी कितना है, कैपेसिटी रिएक्टर, सब एक साथ मिल जाएगा आपको। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है कि अलग अलग लिखो छापो, लेकिन उसको याद कर लोगे वही तुम्हारी मेहनत। हम तो कहे हैं तुमसे 50 बार कहे हैं ये चीज़ कि तुम मुझे फॉलो करो स्टडी में बस, और चाहे करो किसी चाहे नहीं। जितना पढ़ा रहे हैं भाई उसको कर लो, जाके देख लो कहीं और कोई पढ़ा रहा हो, इसे अगर बताना, क्योंकि हम जानते हैं कि टॉपर बनाना कैसे है और बनेंगे कैसे। बने हुए हैं ना, पहली बार थोड़ी है, आपके लिए पहली बार है 12th, मेरे लिए पहली बार नहीं है 12th। कर लीजिए मेहनत मेरे हिसाब से, आप जो सोचे हैं आज उससे अच्छा नहीं आएगा तो बताइएगा। और घाटा नहीं होगा अगर मेहनत करेंगे तो। बार बार मुझे वही खाए जा रही है बात, ग्रांटेड ले लिए ना। इसके नीचे 3 लाइन छोड़ दीजिए, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऐसे लिख दिया करिए आप। जब कभी भी कोई खत्म हो तो फेजर डायग्राम बता दिए है ना आपको, फेजर डायग्राम बनाना कैसे है, आसान, कुछ और नहीं करना है। ये है फेजर डायग्राम में, एक आई इस तरफ होगा, एक वी इस तरफ होगा, एंगल दोनों के बीच का, ठीक ना। ये वाला मेन है फेजर डायग्राम, जो ये है वो लकीर वाला कम है, ये ऐसे जो जाता है ये भी है, लेकिन सबसे मेन ये वाला है जो आप देख रहे हैं, देख लीजिए। दोनों जरूरी है बनाना, लेकिन याद जो रखना है वो सबसे अच्छे तरीके से ये वाला याद रखना है। यहाँ देखिए जैसे ये ए पाई/2 आगे दिया हुआ है, आप देखिए ना ये पूरा 90 डिग्री है। पहला वाला फेजर डायग्राम ए 7.9 में 9 में, हाँ पेज नंबर जो है 242 पे देखिए वोल्टेज का दिया नहीं गया है, Vm sin ओमेगा t1, और यहाँ देखिए वोल्टेज का एक डायग्राम ये है, तो दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल दिख रहा है आपको, बोलिए ना। एक ये इस तरफ का दिख रहा है और एक ये इस तरफ का दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच का पाई/2 एंगल नहीं दिख रहा है, और यही बोलता है कि वो कितना होगा डिफरेंस। देखिए डायग्राम में क्या मतलब, पीछे वाली एक्सप्रेशन में क्या आया था, Vm sin ओमेगा t प्लस पाई/2, ठीक है ना। यानी जो ओरिजिनल है उससे ये 90 डिग्री अलग चेंज हो जा रहा है। 2 बार बनाएंगे याद हो जाएगा। और समझ लिए आप, स्टार्टिंग वाली कल वाली क्लास में मैंने एक एक चीज़ आपको बताया। फेजर डायग्राम 3 तरीके का बनेगा बस, या तो जीरो वाली एक्सिस यानी कुछ नहीं होगा, या तो सेम होगा वोल्टेज और करंट सेम होगा, या वोल्टेज आगे होगा 90 डिग्री या करंट आगे होगा 90 डिग्री। तो आपने पाया कि जब वोल्टेज आगे होगा 90 डिग्री तो वो इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगी, और जो करंट आगे होगा 90 डिग्री तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगी। गांठ बांध लीजिए, इसमें लिख लीजिए कि करंट विल बी अहेड पाई/2 ऑफ वोल्टेज। जब जीरो होगी तो रजिस्टर, जीरो होगा तो रजिस्टर होगा। देखिए करंट I इज पाई/2